ओके, सो मैं स्टार्ट करने जा रही थी आज चेक क्या होता है और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें, फीचर्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ चेक। आज चेक और चेक इन अमेरिकन इंग्लिश, ये देखिए स्पेलिंग, आप अगर आप ढूंढोगे, आप बुक में ढूंढोगे, आप नेट पर भी ढूंढोगे तो आपको दो स्पेलिंग्स लिखी हुई मिलेंगी। एक मिलेगा CHEQUE और दूसरा मिलेगा CHECK। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अमेरिकन इंग्लिश में CHECK यूज़ होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में CHEQUE यूज़ होता है। तो इन दोनों में से अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो दोनों सही माने जाएंगे। स्पेलिंग से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चेक की दो तरह की दो स्पेलिंग होती है, एक CHEQUE और एक CHECK। ओके, अ चेक is a document that orders a payment of money from a bank account. Check are a type of bill of exchange and were developed as a way to make payments without the need to carry large amount of money. क्या मतलब हुआ इसका? जो चेक होता है वो एक तरह का ऑर्डर होता है और वो ऑर्डर हम किससे देते हैं? बैंक को देते हैं। बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है ना आपका, जब आप चेक काट के देते हो तो बैंक अकाउंट से पेमेंट होता है आपका। तो चेक क्या है? बैंक अकाउंट से लिंक्ड एक तरह का ऑर्डर है जिसमें आपका बैंक अकाउंट से पेमेंट किया जाता है और वो ऑर्डर आप किसे देते हो? बैंक को देते हो। और ये किस तरह का ऑर्डर होता है? ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है। दूसरा आपका जो चेक होता है वो एक तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आप ऑर्डर ही तो होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी इससे पहले पढ़ा था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरह का ऑर्डर है, तो ये चेक भी बिल ऑफ एक्सचेंज की ही तरह होता है काफ़ी हद तक। and were developed as a way to make payment without the need to carry a large amount of cash. जब आप चेक यूज़ कर रहे हो तो आपको कैश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज़ आपको किसी को पेमेंट करना है लार्ज अमाउंट ऑफ कैश में, तो आप कैश में पेमेंट ना करके उतने अमाउंट का चेक बनाकर उस व्यक्ति को दे देते हो। तो कैश का ऑल्टरनेटिव का काम करता है, ऑल्टरनेटिव टू कैश। चेक इज़ नथिंग बट द ऑल्टरनेटिव टू कैश। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि एक्ट में दी गई है। ये तो अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। अ चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग एड्रेस्ड टू अ बैंकर साइंड बाय द पर्सन हु हैज़ डिपॉजिटेड मनी विद द बैंकर रिक्वायरिंग हिम टू पे ऑन डिमांड अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू हिम और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या मतलब हुआ? चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पहली लाइन से डिस्क्राइब हो रहा है। दूसरी चीज़, ये रिटर्न फॉर्म में होता है। सेकेंड लाइन पे आइए, ये रिटर्न फॉर्म में होता है और ये किसको एड्रेस करता है? बैंक को एड्रेस करता है। एड्रेस करने का मतलब है किस पर लिखा जाता है, तो ये बैंक पर लिखा जाता है। एंड साइंड बाय द पर्सन हु हैज़ डिपॉजिटेड मनी, जिसका अकाउंट होगा, जिसने उस अकाउंट में मनी डिपॉजिट करा होगा, वही इसको साइन करके देता है, जो मेकर होता है इसका। ठीक है, विद द बैंकर रिक्वायरिंग हिम टू पे ऑन डिमांड। या तो ये डिमांड पर पे होता है। डिमांड पर पे होने का क्या मतलब है? आपने किसी को चेक बना के दे दिया, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। जैसे आपने चेक बना के दे दिया तो वो व्यक्ति, वो पर्सन जब भी उस चेक को लेकर बैंक में जाएगा अपने और वहाँ पे प्रेजेंट करेगा तब उसको पेमेंट होगी। तो ऑन डिमांड का क्या मतलब है? जब वो डिमांड करेगा बैंक में जाके, बैंक नहीं आएगा उसके पास कि आपके पास चेक है डिपॉजिट कर दीजिए, उस व्यक्ति को बैंक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो गया ये? टू पे ऑन डिमांड। या तो उस व्यक्ति को कर दिया जाएगा, देखिए सर्टेन सम ऑफ मनी, क्योंकि चेक आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी से लिखते हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन होती है डिजिट्स में और वर्ड्स में लिखते हो, फिगर्स में, तो वो सर्टेन सम ऑफ मनी उसको पे कर दिया जाएगा और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो बियरर होगा, जो उस चेक का वाहक होगा, उसे पेमेंट कर दिया जाएगा। तो क्या मतलब इसका निकला? चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो रिटर्न फॉर्म में होता है। ये एक तरह का ऑर्डर होता है जो हम बैंक को देते हैं। इस पर साइन होता है जो चेक बना के देता है, जिसका भी बैंक में अकाउंट है या जिसने मनी डिपॉजिट करा है वो इसको बना कर देगा, साइन करके देगा। इसके अलावा जो इस पर मनी का अमाउंट है वो कैसा होगा? वो सर्टेन सम ऑफ मनी होगा, स्पेसिफिक मनी इस पर मेंशन होगा कि कितने का पेमेंट करना है। और ये या तो डिमांड पे पेबल होगा या जो इसका बियरर होगा उसको इसका पेमेंट कर दिया जाएगा। ये आपकी चेक की डेफिनेशन है। अब ये देखिए चेक का ये प्रोफार्मा है। आई थिंक चेक तो सभी ने देखा होगा। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट है राइटिंग फॉर्म। जो चेक होता है आपका वो कैसा होता है? वो रिटन फॉर्म में होता है।
राइटिंग में होता है। आप वर्बली ऑर्डर नहीं कर सकते बैंक को कि इतने का पेमेंट कर दीजिए, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा। और वो जो राइटिंग में आप देते हो वो कैसा प्रोफार्मा होता है, वो प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब बैंक ही आपको इशू करके देता है। जो चेक आप काट के देते हो वो चेक बुक पर जो चेक मेंशन होते हैं उसी पर तो आप लिख कर फिल करके उसे देते हो। तो चेक का जो प्रोफार्मा, जैसे आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है या आगे प्रॉमिसरी नोट पढ़ोगे, तो इनका प्रोफार्मा प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, लेकिन चेक का प्रोफार्मा प्री डिटरमाइंड होता है और रिटर्न फॉर्म में आप चेक बनाकर देते हो। दूसरा, एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे नॉट रिक्वेस्ट टू पे, ये एक तरह का ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट नहीं होती है, एक तरह का ऑर्डर होता है। आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट निकाल के इस पर्सन को या मुझे पे कर दिया जाए। उसके बाद डेफिनेट और अनकंडीशनल ऑर्डर। डेफिनेट इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें डेट, अमाउंट, व्यक्ति का नाम, सब कुछ डेफिनेट होता है, सब कुछ स्पेसिफिक होता है। आपको बताना पड़ता है आपको कितना अमाउंट निकालना है या कितना अमाउंट किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो सब कुछ डेफिनेट है चीज़ें। और दूसरा अनकंडीशनल, इसमें किसी तरह की शर्त या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन कोई व्यक्ति नहीं रखता है, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर है। पहला राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा ऑर्डर होता है, तीसरा डेफिनेट होता है और प्लस अनकंडीशनल होता है। फोर्थ पर आइए, ऑर्डर टू पे सर्टेन सम टोटल ऑफ मनी। जो आपके अकाउंट में टोटल मनी है उसका कुछ सर्टेन सम, उसका कुछ एक पोर्शन, उसका कुछ एक रेशियो आप बता देते हो कि इतने का पेमेंट कर दीजिए, जितना भी आप लिखोगे उतने का पेमेंट हो जाएगा। ऑर्डर टू पे मनी ओनली, जो हम चेक का यूज़ करते हैं वो सिर्फ किस लिए करते हैं, सिर्फ मनी के पेमेंट के ऑर्डर को देने के लिए करते हैं और किसी भी चीज़ के लिए चेक का यूज़ नहीं किया जा सकता। आप ट्रांसफ़र करने के लिए या मतलब और किसी चीज़ के लिए चेक का यूज़, और कोई सर्विस लेने के लिए बैंक की चेक का यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ मनी के विड्रॉल या मनी के पेमेंट के लिए ही आप चेक का यूज़ करते हो। उसके बाद इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर का मतलब हो गया जो चेक बना रहा है, जो चेक लिख रहा है। चेक कौन लिखेगा, जिसका बैंक में अकाउंट होगा या फिर अकाउंट होल्डर। ड्रॉई कौन होगा, ड्रॉई वो व्यक्ति होगा जो पेमेंट कर रहा है। पेमेंट करने वाला कौन है, यहाँ पे बैंक है, तो ड्रॉई चेक के केस में ड्रॉई कौन है, बैंक है। और यहाँ पे पेई कौन है, जिसको पेमेंट मिल रहा है। हो सकता है कि वो ड्रॉर ही हो जो चेक काट रहा है। अगर आपको विड्रॉ करना है पैसा, कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है अकाउंट से, तो आप खुद ही पेई होगे क्योंकि आप खुद ही वो पेमेंट निकालोगे। और अगर आपको किसी और को पेमेंट करना है तो वो सपोज जो भी थर्ड पार्टी होगा वो पेई होगा, तो पेई ड्रॉर भी हो सकता है और पेई कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ड्रॉन अपॉन स्पेसिफाइड बैंक, यानी कि इस एक स्पेसिफाइड बैंक पर ही इसको बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। ऐसा क्योंकि बैंक तो बहुत सारे हैं ना, तो आपका अकाउंट जहाँ पर होगा, आपके पास जिसकी चेकबुक होगी, वहीं उसी बैंक पर आप अपना चेक बनाकर देते हो। और लास्ट है आपका पेबल ऑन डिमांड अदरवाइज नॉट। क्या कहने का मतलब हुआ कि ये जो चेक होता है ये पेबल ऑन इसका पेमेंट कैसे होता है, डिमांड पे होता है। जब जो पर्सन है वो चेक को बैंक में लेकर जाएगा तभी पेमेंट होगा। अगर आप उसको रखे रहते हो 6 महीने से ज़्यादा और वो चेक बेकार हो जाता है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी, बैंक की नहीं। बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हो। नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ चेक ट्रंक्वेशन सिस्टम। चेक कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है, कैसे उसका पेमेंट होता है, ये बताया गया इसमें। तो सबसे पहले देखिए, कलेक्शन ऑफ चेक फ्रॉम द कस्टमर बाय द बैंक ब्रांच। सबसे पहले क्या करते हैं, जो बैंक होता है वो कस्टमर से चेक को इकट्ठा कर लेता है। बहुत सी ब्रांचेस में एक अलग से बॉक्स बना दिया जाता है जहाँ पर चेक्स को डिपॉजिट करते रहते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं। एक दिन में आए हुए सारे चेक्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद सेंडिंग द बंडल ऑफ चेक टू द सर्विस बैंक। फिर जो सर्विस बैंक होता है, जो बैंक ब्रांच है, वो सर्विस बैंक में जो एक मेन चेक को हैंडल करने के लिए इन्होंने बना रखा होता है सेल, वहाँ पर ये सारे चेक्स का बंडल क्या करते हैं, भेज देते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, स्टोरिंग द स्कैन्ड इमेज ऑफ चेक एंड अदर रेलिवेंट डेटा बाय द सर्विस बैंक। फिर जितने भी चेक्स होते हैं, क्योंकि चेक तो प्रोसेस होके जिस बैंक से आपका पेमेंट है वहाँ पे भेजना है, तो वो तो रख नहीं सकते उसको, तो क्या करते हैं, वो उसकी स्कैन्ड इमेज को अपने पास रख लेते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। जैसे आगे कोई प्रॉब्लम हो तो वो डेटा निकाल के क्लियर कर सके कि कौन सा चेक आया था कौन सा नहीं। तो रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करते हैं, स्कैन्ड इमेज और जो भी रेलेवेंट डाटा उन्हें लगता है वो उसको नोट डाउन कर लेते हैं, उसको फीड कर लेते हैं अपने सिस्टम में। और उसके बाद सर्विस बैंक सेंड दिस डेटा टू द क्लियरिंग हाउस इंटरफेस। क्लियरिंग हाउस आप पढ़ चुके हो पहले भी। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है समाशोधन गृह, हिंदी में समाशोधन गृह कहते हैं इसे। और इसमें क्या होता है, अलग अलग बैंक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आते हैं और अपने चेक्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे पीएनबी और एसबीआई 2 बैंक्स हैं, दोनों के पास
सपोज पीएनबी के पास एसबीआई के 20,000 के चेक्स हैं और एसबीआई के पास पीएनबी के 30,000 के चेक्स हैं, तो वो क्या करेंगे, एक मतलब पीएनबी पहले उनको 20,000 उनसे ले, फिर एसबीआई पीएनबी से 30,000 ले, ये ना करके वो क्या करते हैं, अपने 20,000 के चेक्स को आपस में सेट ऑफ कर लेते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है 20 और 30 में 10,000, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है सिर्फ उसका लेन देन होता है, सिर्फ उसका एक्सचेंज होता है और जितना अमाउंट सेट ऑफ हो रहा है उसको आपस में ही सेट ऑफ कर दिया जाता है चेक से, उसका पेमेंट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, कैश मैनेजमेंट ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कैश का लेन देन नहीं करना पड़ता है और चेक आपस में ही सेट ऑफ कर दिए जाते हैं। तो क्लियरिंग हाउस ये काम करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, क्लियरिंग हाउस एसेस दिस डेटा एंड डिटरमाइंस द सेटलमेंट अमाउंट। यही जो मैंने अभी बताया कि कितना अमाउंट सेटल किया जा सकता है, इस तरह से ये एसेस करते हैं वो लोग, डिटरमाइन करते हैं। फर्दर द क्लियरिंग हाउस ट्रांसमिट्स द डेटा टू द ड्रॉई बैंक। अब जो ड्रॉई का बैंक है उसमें जो भी डेटा है, जो कहाँ किस व्यक्ति ने कौन सा चेक लगाया, किस बैंक का लगाया, ये रिटर्न में जो डेटा होता है वो उनको भेज दिया जाता है। फिर देखिए, थ्रो CHI क्या है, क्लियरिंग हाउस इंटरफेस। थ्रो CHI दिस डेटा इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई बैंक। फिर जो ड्रॉई का बैंक होता है वो इस डेटा को जो उस बैंक ने भेजा था, जिसने रिसीव किया था चेक, वो भेजता है और जहाँ का चेक होता है वो बैंक क्या करता है, इस डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, या तो पेमेंट प्रोसेस हो जाती है, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो या तो पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, और अगर आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं है उतना, आपका जो चेक है वो बाउंस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका वो जो ट्रांजैक्शन है, वो चेक है, वो क्या कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। तो या तो पेमेंट हो जाएगी या फिर आपका चेक रिजेक्ट हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेसिंग होती है चेक की, कि कैसे चेक बैंक में पहुंचता है और फिर वो कैसे प्रोसेस होके उसका कैसे पेमेंट हो जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं चेक के टाइप्स पे। चेक के वैसे तो देखा जाए यूसेज के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे टाइप्स हैं, पर अभी मैं 2 मेन टाइप्स कवर करने जा रही हूँ, जो कि है बियरर चेक और ऑर्डर चेक। तो पहला टाइप देख रहे हैं, बियरर चेक। A check is payable over the counter to the bearer or the presenter of the check by the drawee bank. The bearer check can be transferred to the another person. The transferer of check while passing the check does not need to endorse the check. The bank does not need any identification proof while presenting bearer check for encashment. देखिए, बियरर चेक का मतलब होता है, रुकिए मैं प्रोफार्मा दिखा देती हूँ इसका, तब आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बियरर, या धारक को और बियरर, आपको दिख रहा होगा, मैंने रेड से सर्किल किया है। पहले लिखा है पे, फिर ये देखिए ये ब्लैंक स्पेस है। ये ब्लैंक स्पेस किस लिए होता है, या नाम लिखा जाता है, जिस भी व्यक्ति को चेक का पेमेंट होना है उसका नाम लिखा जाएगा, और उसके आगे लिखा है या धारक को और बियरर। कहने का क्या मतलब हुआ कि या तो आप बैंक को ऑर्डर दे रहा है, जो भी व्यक्ति इस चेक को लिख रहा है वो बैंक को ऑर्डर दे रहा है, और क्या ऑर्डर दे रहा है कि या तो जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे मेंशन है आप उसको पेमेंट कर दीजिए, या फिर धारक को कर दीजिए। धारक का क्या मतलब है, जो उस चेक को लेकर बैंक तक आया है उसको पेमेंट कर दीजिए। तो अगर आपने चेक को लिखते समय ये जो बियरर है ना, या धारक को और बियरर, इसको कट नहीं किया है, तो बैंक क्या करेगा, जो भी व्यक्ति बैंक में चेक को लेकर पहुंचेगा वो उसे पेमेंट कर देगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन का वेरिफिकेशन करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। बैंक ये पता नहीं करेगा कि आपने जिस व्यक्ति का नाम लिखा है वही व्यक्ति लेने आया है या कोई और व्यक्ति लेने आया है, क्योंकि आपने बियरर काटा ही नहीं है। बियरर का मतलब ही यही हुआ कि जो व्यक्ति चेक लेकर पहुंचा है बैंक में उसको पेमेंट कर दिया जाए। तो जो भी बियरर होगा चेक का, जो भी उस वाहक होगा चेक का, बैंक क्या करेगा, उसको पेमेंट कर देगा। इसीलिए इस तरह के चेक को क्या कहा जाता है, बियरर चेक कहा जाता है। जिन चेक्स में ये बियरर वर्ड मेंशन होता है, इसको आप काटते नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, उसे बियरर चेक कहते हैं। और बियरर चेक की और क्या विशेषताएं होती हैं, पहला तो उसमें बियरर लिखा रहता है, दूसरा उसमें जो बियरर है यानी कि जो वाहक है चेक का उसको पेमेंट कर दिया जाता है। तीसरा, इस तरह के चेक थोड़े से रिस्की होते हैं। क्यों रिस्की होते हैं, सपोज आपका चेक है, आप लेकर कहीं जा रहे हो, उस पर बियरर लिखा है और वो सपोज रास्ते में चोरी हो गया या फिर आपसे कहीं गिर गया, खो गया किसी वजह से। अब अगर वो चेक खो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो चेक जिसे भी मिलेगा और वो उस चेक को बैंक में लेकर जाएगा तो बैंक उसे पेमेंट कर देगा,
क्योंकि वो उस चेक का बियरर है, वो उस चेक का वाहक है, उसने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट किया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपसे आपके अकाउंट से पैसे निकलने का डर रहता है अगर आप बियरर चेक किसी को काट के दे रहे हो या आप बियरर चेक अपने साथ लेकर चल रहे हो। अगर चेक को सेफ बनाना है तो हमें इस बियरर को ऐसे करके एक सिंगल लाइन से काट देना चाहिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे जो नाम लिखोगे, यहाँ पे जो भी नेम होगा उसी व्यक्ति को पेमेंट की जाएगी। बैंक क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए। पहले वो चेक करेगा कि जिसका नाम मेंशन है क्या आप वही व्यक्ति हो या नहीं हो। अगर वो व्यक्ति है तभी चेक का पेमेंट बैंक करेगा, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो चेक का पेमेंट बैंक करने से मना कर सकता है। तो बियरर चेक क्या होता है, रिस्की होता है। इसीलिए ये देखिए, अब फिर से डेफिनेशन देखिए, अब समझ में आ जाएगा। द चेक इज पेबल ओवर द काउंटर। इसका पेमेंट क्या होता है, ओवर द काउंटर होता है। आपने चेक को काउंटर पे प्रेजेंट किया और चेक का पेमेंट आपको मिल गया। उसके बाद देखिए, आप बियरर चेक कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन। ट्रांसफर हो सकता है, अभी मैंने बोला कि अगर आपका चेक खो जाता है और किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो उस चेक का पेमेंट ले सकता है। तो क्या हो गया, ये एक तरह से ट्रांसफर ही तो हो गया, चेक आपके पास से किसी और को ट्रांसफर हो गया। अब वो गिरने से हुआ, चोरी होने से हुआ, या फिर आपने जान के किया है ना, वो तो बात की बात है, लेकिन ट्रांसफ़र हो गया तो ट्रांसफ़र हो जाता है ये चेक ईजिली। इसके ट्रांसफ़र के लिए किसी भी तरह के इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए लिखा है, डज नॉट नीड टू एंडोर्स द चेक। एंडोर्स करना यानी कि बेचान करना, बेचान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ डिलीवरी से ही ये ट्रांसफ़र हो जाता है। आपने हाथ से किसी को दे दिया या बाई चांस गिर गया तो वो ट्रांसफ़र हो गया चेक। द बैंक डज नॉट नीड एनी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। ये देखिए अगला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चेक करने की बैंक को ज़रूरत नहीं है। बैंक लायबल नहीं होता है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ चेक करने के लिए, और यही चीज़ इस चेक को क्या बना देती है, रिस्की बना देती है। अब आपका दूसरा है ऑर्डर चेक। जब आपका चेक, या तो आपका चेक बियरर होगा या फिर ऑर्डर होगा। अगर आपने बियरर कर रखा है, यहाँ पे नाम मेंशन है, तो वो ऑर्डर चेक है। मीन्स द ऑर्डर चेक इज द वन वेयर इन द वर्ड बियरर इज कैंसल्ड। ये देखिए लिखा है, बियरर इज कैंसल्ड। यहाँ पे क्या हो जाता है, बियरर वर्ड क्या हो जाता है आपका, बियरर वर्ड क्या हो जाता है आपका, कैंसिल हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है आपको, ऑर्डर चेक कहलाता है। एज द वर्ड बियरर गेट्स कैंसल्ड द चेक ऑटोमेटिकली बिकम्स एन ऑर्डर चेक। जैसे ही आप बियरर वर्ड को काटते हो चेक पर से, ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर चेक बन जाता है। अभी मैंने बोला या तो चेक बियरर होगा या तो ऑर्डर होगा। अगर बियरर मेंशन है तो वो बियरर चेक है, अगर आपने बियरर को कट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो वो ऑर्डर चेक है। एन ऑर्डर चेक इज पेड टू द पेई अक्रॉस द बैंक्स अकाउंट। जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, वो काउंटर पे नहीं होता है, वो अकाउंट में होता है। जो व्यक्ति उसको लेकर गया है उसके अकाउंट में पेमेंट जाएगा, उसको हाथ में नहीं मिलेगा। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेई इज इंसिस्टेड ऑन बाय द बैंक वाइल प्रेजेंटिंग एन ऑर्डर चेक। जब ऑर्डर चेक आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को चेक करना बैंक के लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो ऑर्डर चेक है, बियरर को पेमेंट नहीं करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, आइडेंटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बाकी कुछ वो देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। शॉर्ट में लिखे हुए हैं मैंने, क्योंकि इनको अभी थोड़ा डिटेल में आगे के लेक्चर में कवर किया जाएगा। तीसरा देखिए आपका है अनक्रॉस्ड एंड ओपन चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक आपका जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं क्रॉसिंग ऑफ चेक बताऊंगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जिन चेक्स को क्रॉस नहीं किया जाता है उन्हें हम ओपन चेक कहते हैं, और जिन चेक्स को क्रॉस किया जाता है उन्हें हम क्रॉस्ड चेक कहते हैं। क्रॉस करने का मतलब है साइड में जो फेस जो होता है चेक का, जो फ्रंट साइड होता है, उसमें लेफ्ट साइड पर 2 लाइंस खींच दी जाती है। और क्रॉसिंग कई तरह की होती है, ये मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही। और उस कई तरह की क्रॉसिंग होती है, तो उसके बेस पर उसके बीच में कुछ वर्ड्स लिख दिए जाते हैं। क्रॉसिंग जो होती है चेक की, वो उसको सेफ बनाने के लिए किया जाता है, सेफ हो जाता है चेक क्रॉस कर देने के बाद। जैसे अभी मैंने बताया बियरर और ऑर्डर चेक, अगर आपने बियरर काट दिया है तो वो सेफ हो जाएगा, वैसे ही अगर आपने क्रॉस कर दिया है तो वो और ज़्यादा सेफ हो जाता है चेक। अगर वो खो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें फिर। तो अनक्रॉस्ड या ओपन चेक वो होता है जो क्रॉस नहीं किया जाता, और क्रॉस्ड चेक वो होता है जिस पर आप क्रॉसिंग कर देते हो, जिसको आप क्रॉस कर देते हो, वो आपका क्रॉस्ड चेक कहलाता है। अब हम आते हैं फिफ्थ या एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड चेक, इट
is a check bears a date earlier than the date on which it is presented to the bank, it is called antedated check. Such as check is valid up to 6 months from the date of the check. जैसे चेक पर जो भी डेट डाली हुई है उससे 6 महीने तक चेक क्या होता है, वैलिड होता है ना। तो चेक पर सपोज जो डेट डाली गई है अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो एंटीडेटेड चेक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पोस्ट डेटेड चेक। इफ अ चेक बियर्स अ डेट विच इज येट टू कम। येट टू कम का क्या मतलब है, ऊपर वाला क्या था जिसमें चेक आपका एक्सपायर हो गया, कहने का मतलब है सपोज चेक पर डेट पड़ी थी 30 अगस्त 2020 और आज है 31 अगस्त 2020, नहीं 30 अगस्त 2020 पड़ी थी, 30 अगस्त 2020 से 6 महीने काउंट कर लीजिए, उसके बाद अगर वो चेक प्रेजेंट किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो एंटीडेटेड चेक कहलाएगा। और अगर सपोज चेक पर डेट पड़ी है 30 अगस्त 2020 और आप उसको 29 तारीख को ही ले जाके बैंक में लगा देते हो तो वो क्या कहलाएगा, वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाएगा। यानी कि डेट जो मेंशन है उसके 6 महीने बाद प्रेजेंट करोगे तो एंटीडेटेड हो जाएगा, और जो डेट मेंशन है उसके एक दिन भी पहले अगर आप कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन कुछ भी मतलब उससे पहले, तो वो क्या कहलाएगा, वो पोस्ट डेटेड चेक कहलाएगा। लास्ट है आपका स्टेल चेक। स्टेल चेक को हिंदी में कहते हैं बासी चेक। अगर आपका चेक बहुत पुराना हो गया है, रखे और वो कट फट गया है, पुराना सा हो गया है, तो वो क्या कहलाता है, वो स्टेल चेक कहलाता है। आपके जो मेन टाइप्स हैं वो ऑर्डर चेक, बियरर चेक, क्रॉस्ड चेक और ओपन चेक, ये 4 हैं। जो बाकी के आपके टाइप्स हैं जैसे एंटीडेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, स्टेल चेक है, इसका मीनिंग ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, पर ये चेक के टाइप्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मेन टाइप्स आपकी यही 4 हैं, बियरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक और ओपन चेक। ये जो बाकी के टाइप्स हैं ये जब आप डिसऑनर पढ़ोगे, डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, उसमें ये ऑलरेडी कवर हो जाएंगे, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मेन जो 4 हैं जिसमें से मैंने 2 आज कवर कर दिए हैं, और लास्ट के जो आपके 2 बचे हुए हैं वो कल जब मैं क्रॉसिंग कवर करूँगी तो वो क्रॉसिंग में आपका कवर हो जाएगा। सो आई थिंक ये चेक आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।